बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिले शाह अली इमरान जो तहरीक इंसाफ का कारकुन लाहौर में शहीद हुआ था, उस हवाले से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस निगरान वज़ीर आला और आईजी ने की और साथ उसके हवाले से बात करेंगे। उसमें बड़े अहम नुकात है जो जिस तरह के आईजी ने उस हवाले से उसकी तरदीद की कि ये एक ट्रैफिक हादसे में जान बहक हुआ था और पुलिस कस्टडी के दौरान उनको कत्ल नहीं किया गया था। इस पे बात करेंगे। साथ साथ एक और जो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इमरान खान को इलेक्शन में हराने के लिए क्या प्लानिंग तैयार की गई है, क्या कुछ होने वाला है, उसी हवाले से एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है और पाकिस्तानी आईन के साथ, पाकिस्तानी कानून के साथ किस तरीके से खिलवाड़ की जा रही है उस पर भी बात करेंगे। और साथ मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई है, ऑडियो पे बात करेंगे कि मरियम नवाज अपने चचा जिसके हवाले से वो बार बार कहती थी कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, अभी आप लोगों को इस ऑडियो से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना झूठ इस मुल्क के अंदर बोला जा रहा है। और साथ हुकूमत ने पिछले 2 महीनों के दौरान बिजली की कीमतों में 14 रुपये फी यूनिट का इजाफा कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अली इमरान के हवाले से। उनके जो दर्दनाक तरीके से उनको कत्ल किया गया और उनके जो वीडियो सामने आ गई, आज मैं देख रहा था कि उस टीवी चैनल के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं उन्होंने अपने रिपोर्टर के हवाले से एक ट्वीट शेयर किया था और उनका कहना था कि उस रिपोर्टर को बहुत ज़्यादा धमकियां मिल रही है जिसने अली इमरान की वीडियो बनाई थी पुलिस वैन के अंदर, और उससे ये बात साबित हो गई थी कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर गया था। अभी वो जर्नलिस्ट भी शदीद किस्म के दबाव और धमकियों के जद में हैं। लेकिन आईजी का कहना है कि वो एक ट्रैफिक हादसे में उनका इंतकाल हुआ था और उन्होंने वो गाड़ी भी गिरफ्तार कर ली है और उन्होंने बताया कि वो तहरीक इंसाफ के कोई लोकल रहनुमा है, उनकी गाड़ी है और उनकी गाड़ी की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और वो इंतकाल कर गए। और यही चीज़ मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला है उसने भी की। कल फवाद चौधरी ने एक बात कही थी कि उस अली इमरान अली बिलाल के उनके वालिद को अगवा कर लिया गया है और उसके बाद फिर उनके एक वीडियो सामने आ गई और कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से ये भी रिपोर्ट आ गई कि वो गायब हुआ था मुबैना तौर पे। और फिर ये उनकी वीडियो स्टेटमेंट आ गई है और वीडियो स्टेटमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है? जियो टीवी और 24 न्यूज़ जो मोहसिन नकवी उसका मालिक है, उन दोनों ने उनका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कहाँ पे और किसके कहने पे ये सारी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन सवाल ये है कि उस बेचारे को इतना बज़ाहिर प्रेशराइज किया गया था कि उसने अपना स्टेटमेंट वापस लिया कि मैं किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे बेटे का इंतकाल किस तरीके से हुआ है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ताकतवर के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल ये है कि अगर ये ट्रैफिक हादसे के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, एक और बड़ा ज़रूरी जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि जिस हस्पताल सर्विसेज हस्पताल से उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हुआ था उसके फौरन बाद उस हस्पताल के एमएस को तब्दील किया गया, उनको ट्रांसफ़र किया गया और उसी एमएस की तरफ से अखबार में ये खबर शाया हुई थी कि इस डेड बॉडी को पुलिस वाले लेकर अस्पताल में लेकर आए थे। अभी सवाल ये है कि अगर एमएस की वही स्टेटमेंट थी, फिर ये पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट सामने आ गई, क्या किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर किसी भी बंदे के जिस्म पे तकरीबन 26 के करीब तशद्दुद के निशानात आ सकते हैं? और फिर अगर ये ट्रैफिक हादसा हुआ और उनके सर पे चोटें आ गई, चलो ये बात कुछ देर के लिए तस्लीम भी कर लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि ट्रैफिक हादसे में उनके मखसूस अज़ा के ऊपर किस तरह तशद्दुद हुआ? ट्रैफिक हादसे में उनके सामने, उनके बॉडी के सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से इतने तशद्दुद के निशानात किस तरह आ गए? ये किस किस्म का एक्सीडेंट था जिसके अंदर उनके जिस्म पे इतने बेतहाशा तशद्दुद के निशानात आ गए? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। दूसरा सवाल ये है
اگر یہ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا تھا تو پولیس نے فوری طور پہ عمران خان اور تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں کے خلاف دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ کس درج کیا تھا؟ کس کے کہنے پہ اور کس کے اما پہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا کہ آج آئی جی تسلیم کر رہی ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی؟ تو پولیس کو اگر اس وقت اس چیز کا علم نہیں تھا تو پھر تو یہ پولیس ہے ہی نہیں کہ ایک بندے کا کسی ٹریفک ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ پولیس کے ہر ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں پولیس والے موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ اس کا اتنا ٹائم گزرا اور وہاں پہ ان کے ڈیڈ باڈی پہنچ گئی، اس پہ پوری پاکستان کے اندر شور مچا، اور اس کے بعد پولیس والوں نے وہاں پہ ایف آئی آر بھی درج کر دی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس لڑکے، اس معذور بندے کی ڈیتھ ایکسیڈنٹ کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ اسی وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تو یہ پولیس والے ایف آئی آر درج نہ کرتے، کیونکہ ان کے ہاسپٹل کے اندر جو پولیس والے موجود ہوتے ہیں وہ پوری طور پہ انفارمیشن آگے اپنے آفیسرز کو دیتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے، اس قسم کی ڈیڈ باڈی آ گئی ہے، اس قسم کی زخمی آ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان کو یہ تقریباً 3 دن کے بعد پریس کانفرنس کی ضرورت کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم کو دھوکہ دینا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور پاکستانی قوم کو ان چیزوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے اندر اتنے زیادہ سوالات ہیں، اور آج صحافیوں نے وہ سوالات کیے بھی، لیکن آئی جی صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جس کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک ظلم ہوا ہے۔ ان کے والد کو اگر پریشرائز کیا جاتا ہے، یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ ایشو، اس پہ نہ صرف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے بات کی بلکہ اقوام متحدہ نے بھی بات کی، اور اس کا امپارشل جو انویسٹیگیشن ہے، اور وہ بھی ایک عدالتی کمیشن کے ذریعے، کیونکہ پولیس کے انویسٹیگیشن پہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سرونگ ججز پر مشتمل ہائی کورٹ کی ایک کمیشن بنائے جائے، اور ہائی کورٹ کی معزز ججز صاحبان اس کے جوڈیشل انکوائری کرے اور دیکھے کہ اس کے اندر کیا حقائق سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ویڈیوز موجود ہے کہ وہ پولیس والے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ پولیس کی حراست میں تھے، تو یہ کس طرح وہاں پہ ان کو راستے میں اتار دیا گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب یہ پولیس والے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تو پولیس کے پاس تو یہ ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ کہاں پہ ان کو گاڑی سے اتار دیا گیا تھا اور کب ان کو رہا کیا گیا تھا۔ اس قسم کا کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ اس قسم کی چیزوں پہ اعتماد نہیں کرتے۔ دوسرا ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہے۔ الیکشن کمیشن کا ایک سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے، اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ یہ ڈان اخبار کی خبر ہے کہ اس میں آئی ایس آئی، آئی بی اور سی ٹی ڈی کے آفیشل کو بلایا گیا تھا، اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور سی ٹی ڈی کے تمام نمائندوں نے متفقہ رائے دی کہ دہشت گردی کی تازہ لہر کی وجہ سے یہ انتخابات کے لیے مناسب وقت نہیں ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ بتا رہی ہے کہ دونوں صوبوں میں مزید حملوں کا خدشہ ہے۔ آئی ایس آئی کے ایک نمائندے نے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کی وجہ سے انتخابات کو 3 سے 4 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انٹیلیجنس بیورو پنجاب کے جوائنٹ ڈائریکٹر نے پنجاب میں افغانستان سے آنے والی مسلح عسکریت پسندوں کی موجودگی سے آگاہ کیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا تھا کہ ملک ایک مشکل سیکیورٹی صورتحال سے گزر رہا ہے، جس کا ثبوت دہشت گردی کے واقعات میں حالیہ اضافہ اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عام انتخابات کا انعقاد ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بتایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے شرکاء کو بتایا کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کا انعقاد آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا بھی حوالہ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ انتخابات 90 روز کی مقررہ مدت میں ہونی چاہیے، تاہم انتظامی پیچیدگیوں کی صورت میں اس مدت میں کم سے کم تاخیر کی اجازت ہے۔ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے، وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم الیکشن نہیں چاہتے، اس سے اداروں کی بدنامی ہوگی۔ اگر یہی ادارے یہی موقف یہاں پہ اپنائیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ ہم
सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि हम पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मकसद ये है कि आप पीडीएम की हुकूमत को सपोर्ट दे रही हैं, आप उनकी उससे बयानी को सपोर्ट दे रही है जो वो इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही है। और इससे इदारों के हवाले से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो एक किस्म की नफरत है उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त कौम एक तरफ है और पीडीएम की जो 13 जमातें हैं वो दूसरी तरफ है, और पीडीएम के जमातों के साथ जाकर उनके सप में खड़ा होना, इससे इसका मकसद ये है कि आप कौम के उनके जो एक किस्म की जज्बात है और उनके ख्वाहिशात है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इससे हमारे इदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और मेरे ख्याल में ये जो तजावीज़ दिए गए हैं ये बिल्कुल आइन की भी खिलाफ वर्जी है, कानून की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सिक्योरिटी को इंश्योर करना इन इदारों की ज़िम्मेदारी है। अगर कौम इनको अरबों रुपए माहाना दे रही है इनके तनख्वाहों के मद में, इनके दूसरे फैसिलिटीज़ के मद में, तो कौम ये पैसा इसी वजह से इनको दे रही है कि ये कौम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और इसी तरह के इंतखाबात को इंश्योर करेंगे पुरअमन तरीके से उनका इनेकाद। लेकिन अगर वहाँ पे ये इनएबिलिटी शो किया जा रहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, या यहाँ भी इस किस्म की सूरत हाल है, तो फिर कौम को इतना बड़ा नुकसान क्यों पहुँचाया जा रहा है कि उनसे आप उनके टैक्सों से इतना भारी पैसा लेकर वहाँ पे खर्च करते हैं, तो किस मकसद के लिए खर्च किया जाता है। देखिए ये बात मेरे ख्याल में आवाम के अंदर कोई भी तस्लीम नहीं करेगा कि आप जाकर वहाँ पे इस किस्म के आप तजावीज़ दें। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे जो आईनी पाकिस्तान के अंदर उनके पास जो इख्तियारात है उसको इस्तेमाल करके उसको इंश्योर करे कि ये इंतखाबात एक दिन के लिए भी डिले नहीं होंगे, ख्वाह जो कुछ भी हो जाए लेकिन इंतखाबात डिले नहीं होंगे। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। परस करें अगर इलेक्शन कमीशन को भी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है तो फिर कम अज कम सुप्रीम कोर्ट से कौम ये तवक्को रखती है कि फिर सुप्रीम कोर्ट इसका सख्ती के साथ नोटिस लेंगे और इंश्योर करेंगे कि इंतखाबात जो कुछ भी हो जाए, तुर्किया के अंदर कितना तबाकुन ज़लज़ला आया लेकिन तुर्किया के इंतखाबात एक दिन के लिए भी डिले नहीं हो रहे। वही 14 मई को वहाँ पे इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी वजह से इस किस्म की चीज़ों को, और वही इमरान खान वाली बात है कि अभी दोबारा धमाकों का अगर कोई सिलसिला शुरू किया गया और फिर कहा जाएगा कि यहाँ पे हालात ख़राब है, तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को इंश्योर करे कि इंतखाबात के अंदर एक दिन का डिले भी नहीं होना चाहिए। आखिर में मरियम नवाज़ की एक ऑडियो मुबैना ऑडियो है वो सामने आ गई है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि वो शहबाज शरीफ को अली बिलाल के दर्दनाक कत्ल के हवाले से उनको मशवरा देती है, और ये वही मरियम नवाज है जो कहती थी कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। तो अगर ये इनकी हुकूमत नहीं है तो आप देख लें कि ये एक किस्म की डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि मरियम नवाज भी है, कि जो वहाँ से इंस्ट्रक्शन अपने अंकल को देती है कि इसी तरीके से हम बयानिया बनाएंगे और इसको कैश करेंगे और वहाँ पे जिन लोगों ने उनको कत्ल किया है उनको बचाया जाएगा। ये ऑडियो आप भी सुन लें। जो सवाल है वो जो कहते हैं जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई है, और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। अंकल, ये जो सवाल है वो जो कहते हैं जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई है, और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में। ये मरियम नवाज की ऑडियो है। ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये वही खातून है जिसके हवाले से आप लोगों ने कल भी सुना था कि एक और बड़ा
जबरदस्त किस्म का दावा उसने किया है कि उनके वालिद को जहर दिया गया था। किसने दिया था और क्यों आप 4 साल तक खामोश रही? कहाँ पे उनका इलाज हुआ था? कितने दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में रही? कौन से डॉक्टर ने उनका इलाज किया? और उसके बाद कौन सा वो रिपोर्ट है जो डॉक्टर ने तैयार किया था कि इनको जहर किसी ने दिया है? कुछ भी नहीं है। लेकिन मरियम ने वो दावा उसी तरह गाड़ दिया कि नवाज शरीफ कश्मीर जा रहे थे और उनको बताया गया कि दहशतगर्द हमला कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इतना बहादुर था कि वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ पे गए। वही बहाना था कि जेल के अंदर उनके पास इस्त्री नहीं थी और वहाँ पे वो सूटेड बूटेड कपड़े पहनने के लिए फ्राई पैन से इस्त्री करते थे। वही मरियम नवाज हैं। और आखिर में एक अफसोसनाक खबर यह है कि पिछले तकरीबन 2 महीनों के दौरान बिजली की कीमतों में तकरीबन 14 रुपए का इजाफा किया गया है। ये बड़ा एक अफसोसनाक किस्म की खबर है कि पाकिस्तान के अवाम का जो हशर बनाया गया, जिस तरीके से अवाम के साथ ये जुल्म और ज़्यादती की गई, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा बहुत अफसोस है कि जिस तरीके से महंगाई ने अवाम को तबाह कर दिया। यकीन करें कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त वो नहीं कर सकते। इतना एक बुरा सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर। लेकिन वहाँ पे इन लोगों को इसका कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तानी कौम तबाह हो रही है। इनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये है कि इलेक्शन ना हो जाए, इलेक्शन को किस तरीके से मुलतवी कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, उसके लिए हर बार ये लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों और हरबों को नाकाम बनाएंगे। थैंक यू। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।